का डिक्टेशन है। रेडी, स्टार्ट। मान्य साथियों, आज हम जो कर रहे हैं वह मांगों के लिए लोगों को उत्तेजित करना नहीं है, जैसा कि हम पर अक्सर आरोप लगाया गया है। हम केवल उन मांगों को एक दिशा की ओर उन्मुख कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पूर्ति शांतिपूर्ण और लोकतंत्रात्मक ढंग से हो सके। आप सबको जो उद्योगों से संबद्ध है वे सुविधाएं प्राप्त नहीं है, जो औद्योगिक क्रांति के आरंभ में यूरोपीय देशों के उद्योगपतियों को प्राप्त थी, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई राजनैतिक जागृति नहीं थी। वहाँ श्रमिकों के अधिकार जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वे न केवल मजदूरों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकते थे, बल्कि उन्हें दोहन के लिए और काम में लाने के लिए विशाल उपनिवेश भी उपलब्ध थे। हम और आप यानी हम सब भारतीय एक ऐसे समय में अपने उद्योगों का विकास करने के काम में लगे हैं, जबकि हम उन अधिकारों को पांव तले रौंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सामने बहुत विशेष तरह की कठिनाइयाँ हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो जीवन में कभी निराशा की भावना से ग्रस्त नहीं हुए हैं। मुझे स्मरण नहीं कि मेरी आयु कितनी है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि हमारी भारतीय विचारधारा हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों को निस्संग भाव से स्वीकार करना चाहिए, उन्हें चुनौतियाँ समझना चाहिए अथवा परीक्षा मानना चाहिए। हम जानते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी अनुकूल हों, कठिनाइयाँ आएंगी ही, और हम आज पाते हैं कि अनेक देश, सभी देश व विदेश भी जो अमीर और संपन्न हैं, किसी न किसी तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए कठिनाइयाँ तो रहेंगी ही, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी प्रणाली और कार्य संचालन के तरीके से तथा जो अधिकार हम अपने लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए क्षमता प्राप्त होगी। अभी कुछ ही वर्ष पहले यहाँ के लोगों के मन में और यहाँ होने वाले संवाददाता सम्मेलनों आदि में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत यह सवाल सबसे ऊपर हुआ करता था कि क्या कलकत्ता जीवित बचा रहेगा। पश्चिमी समाचार पत्रों में तो यहाँ तक सुर्खियाँ दी जाती हैं कि क्या भारत जीवित बचा रह सकेगा। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाते हुए एक बार फिर सभाओं के साथ दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया गया। दुनिया के मजदूरों का दुर्भाग्य ही है कि मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगवाने वाले मजदूरों के नाम पर ऐश कर रहे मजदूर नेताओं ने ही मजदूरों को एक नहीं होने दिया और देश विदेश में अनगिनत मजदूर संगठन खड़े कर दिए गए। कोई कागजी संगठन है तो कोई मंचीय, कोई केवल सरकारी
बैठकों को सुशोभित करने के लिए है, तो कोई संगठन किसी नेता के ड्राइंग रूप की शोभा बढ़ा रहा है। कोई केवल अखबार तक ही सीमित है, तो कोई केवल भाषणों तक, और कई मजदूर संगठन ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन कोई करे भी तो क्या, संपूर्ण व्यवस्था ही ऐसी है। किसी एक नाम से रजिस्ट्रेशन कराओ और असली नकली तरीके से मान्यता प्राप्त करो, और दूसरे मजदूर संगठन में सेंध लगाकर उसमें तोड़ फोड़ मचाओ, और फिर नारा देते रहो कि दुनिया के तमाम मजदूरों एक हो जाओ। मई दिवस शोषण और अत्याचार तक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के संकल्प लेने का दिन है। सुख सुविधा हासिल करने का हथियार नहीं है, लेकिन आज यही सब कुछ हो रहा है, और अब तो विधायक या सांसद बनने के लिए मजदूर संघों का उपयोग होने लगा है। एक मानसिकता सी बन गई है कि बिना पद के मजदूरों की भलाई नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त विदेशों का सैर सपाटा करने के लिए भी एक कागजी संगठन की ज़रूरत होती है। ऐसा संगठन आसानी से खड़ा किया जा सकता है। एक समय था जब देश में दो ही मजदूर संगठन हुआ करते थे, एक इंटक और दूसरा एटक। लेकिन इन संगठनों का भी राजनीतिकरण कर दिया गया, और राजनीतिक दलों के समान उसके भी टुकड़े हो गए, और आज वे किसी प्रकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुख सुविधा और नेतागिरी की चाह रखने वाले कथित मजदूर नेताओं ने अपने जौहर आम तौर पर मजदूर क्षेत्रों में दिखाए, जो संगठित हैं और जो फिर भी कई प्रकार की सुविधाएं हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं के साए में आश्रित संगठनों ने असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए कभी भी सार्थक पहल नहीं की जो वास्तव में मजबूर हैं और अन्याय, अत्याचार तथा शोषण के शिकार हैं। खेतिहर मजदूरों को ले लीजिए, निजी कारखानों के मजदूरों को ले लीजिए, गैर सरकारी क्षेत्र के मजदूरों को ले लीजिए, सभी की स्थिति समान है। अनुवाद एक कला है, विज्ञान है, एक समझ है, और उससे कहीं अधिक एक पारदर्शी विद्वता है जो दूसरे की भावना का सही एक्सरे कर सकें। अनुवाद एक आवश्यकता है जिसके बिना समाज में पल भर भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ तक कि दिल की बात को दिमाग तक और दिमाग की बात को दिल तक पहुँचाने में भी अनुवाद का सहारा लेना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं, दिल की भाषा और दिमाग की भाषा में अंतर है। दिल की भाषा साहित्य है और दिमाग की भाषा विज्ञान, तकनीकी तथा कार्यालय आदि से संबंधित है। कॉलेज से निकलकर कार्यालय में घुसते ही यदि किसी स्नातक से पूछा जाए हाफ मार्जिन क्या है, तो उसका उत्तर होगा दूसरे मार्जिन का आधा। जबकि हाफ मार्जिन एक रजिस्टर होता है, क्योंकि वह स्नातक दिल की भाषा से दिमाग की भाषा में सही
अनुवाद नहीं कर सका तो उपहास का पात्र बन गया। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अतः अनुवाद एक साधारण प्रचलित शब्द भले ही हो, परंतु इस पर अधिकार असाधारण शिक्षित व्यक्ति का ही होती है, इसमें दो राय नहीं है। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है। एक भाषा स्रोत भाषा कहलाती है और दूसरी लक्ष्य भाषा कहलाती है। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुँचना इतना सरल काम नहीं है जितना कि आम व्यक्ति की धारणा है। कार्यालय में स्रोत भाषा के कई रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर